प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 विशेष बसें संचालित करने का निर्णय लिया गया है। परिवहन निगम ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बसों के संचालन की रणनीति तैयार की जा रही है। महाकुंभ को लेकर तैयारियों को लेकर लगातार तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जोर शोर से चल रही। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी है मासूम अली जी। सर, क्या तैयारियां हैं बसों को लेकर, कुंभ को लेकर? इतना महाकुंभ होने जा रहा है, करोड़ों की तादाद पे लोग आएंगे, क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, श्रद्धालुओं का हो, प्रत्येक सेक्शन का हमेशा व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करानी हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हुई जिसमें युवाओं का बहुत बड़ी संख्या थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परीक्षा में भाग लेने गई, उसमें भी उन्होंने निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की। महाकुंभ के दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लेते हुए, आपने देखा होगा कि लगातार वो प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं। परिवहन निगम हमेशा से जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहे हैं, जो हमारी शासन की नीति रही है, उसमें हमेशा अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का, बल्कि उससे बेहतर करने का प्रयास करता है। ये महाकुंभ विश्व स्तर का एक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जितनी बड़ी संख्या में 2-3 देशों को छोड़ दें तो उतनी विश्व के किसी देश की आबादी भी नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इतने कम समय में कैटर करना, ये अपने आप में ही बहुत ही चैलेंजिंग है। परिवहन निगम का जो दायित्व दिया गया है वो हमें 7,000 बसें चलानी हैं। उन 7,000 बसों को चलाने के लिए हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी लगातार इस पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही समय पर हमारी सारी बसें बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल नई चकाचक बसें जिसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष रूप से निर्देश हैं कि सभी जो हमारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो बेहतरीन वर्दी में रहेंगे, उनका नेम प्लेट होगा और श्रद्धालुओं के साथ उनका व्यवहार अत्यंत उच्च कोटि का होगा। तो हम लोगों ने सभी ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए धनराशि भी उनके खाते में भेजी है जिससे कि उनको वर्दी बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सॉफ्ट स्किल की उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिससे कि उनका व्यवहार उच्च कोटि का रहे। तो इस प्रकार से जो परिवहन निगम जैसे हमेशा से अपने दायित्वों को पूरा करता रहा है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी परिवहन निगम महाकुंभ के इस विश्व स्तरीय आयोजन में अपनी भूमिका पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निभाएगा। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विकलांग लोग हैं उन लोगों को लेकर क्या व्यवस्था की गई बसों, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बसों में चढ़ने में उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करी गई परिवहन विभाग की तरफ से? परिवहन विभाग दिव्यांग फ्रेंडली है और हमेशा से रहा है। चूँकि हमारी जो बसें हैं वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करती हैं जहाँ पर ब्रेकर्स भी होते हैं, तो ये हमारे लिए ये संभव नहीं है कि जो चढ़ने वाली जो हमारी सीढ़ियाँ हैं उनको ज़्यादा नीचे किया जा सके। तो ये एक समस्या रहती है। लेकिन हम लोग जो भी हमारे अस्थाई बस स्टेशंस हैं, अस्थाई बस स्टेशन हैं विशेष रूप से प्रयागराज में, या उनको जोड़ने वाले, श्रद्धालुओं को जोड़ने वाले अन्य बस स्टेशंस, वहाँ पर हर जगह हम लोग व्हील चेयर की व्यवस्था कराएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहायता मिल सके। बाकी हमारे जो क्रू हैं उनको भी ये लगातार उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो इस प्रकार से फ्रेंडली व्यवहार करें कि कोई अगर शारीरिक रूप से या किसी भी कारण से उनकी क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कुछ भी कहीं भी प्रभावित है तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमडी। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुंभ में 7,000 बसें चलाई जा रही हैं और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्था करी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। सीतापुर जिले में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में एक इनामी बदमाश रफाकत को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी की बाइक, हथगोले और अवैध असलहा बरामद हुए हैं।
रफाकत, जो मानपुर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, पर पहले से ही कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। थाना लहरपुर के अंतर्गत नहर के किनारे आज सुबह पुलिस व एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम रफाकत है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये थाना लहरपुर से वांछित चल रहा था गैंगस्टर के मामले में। ये थाना मानपुर सीतापुर का रहने वाला है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाएं जिसमें गौकशी, चोरी, डकैती इत्यादि शामिल हैं की गई हैं, जिसके उपरांत इसके ऊपर करीब 18 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। आज इसकी सूचना पर पुलिस के द्वारा यहाँ घेराबंदी की जा रही थी, तो इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इसका इलाज किया जा रहा है। मौके से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 2 हथगोले, साथ में एक अवैध शस्त्र, कुछ जिंदा कारतूस व कुछ चले हुए कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के द्वारा इसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। मौके से जो भी साक्ष्य संकलन है वो FSL की टीम के द्वारा किया जा रहा है। जनपद सीतापुर की पुलिस के द्वारा SOG टीम और लहरपुर की टीम जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है, उनको 25,000 रुपये की जो इनाम की घोषणा है वो की जा चुकी है। इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई इस तरह से जारी रहेगी। जौनपुर की अटाला मस्जिद से जुड़े मामले के वक्फ बोर्ड ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख लिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान 9 दिसंबर की तारीख तय की थी। इससे पहले जौनपुर सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति देने की स्वराज वाहिनी की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए इसकी पोषणीयता स्वीकार की थी। लोअर कोर्ट के इस आदेश को वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि लोअर कोर्ट का फैसला अनुचित है और इस पर पूर्ण विचार की आवश्यकता है। अटाला मस्जिद को लेकर आज हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया है, तो क्या रहेगा? आज हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 9 में माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल जी की बेंच के समक्ष अटाला मस्जिद के मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें हमारे पक्ष से मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका के जवाब में जवाब दाखिल किए जाना और उस पर सुनवाई किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय जैसा भी आदेश पारित करेगा, उसके आधार पर अवर न्यायालय की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। क्या आप जवाबदेही आज देना, क्या रहेगा जवाब? अभी हमारी जवाबदेही अंडर प्रोसेस है और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें समय प्रदान करें और जिससे हम अपनी जवाबदेही प्रस्तुत कर सकें। क्या लग रहा है संभावना है जो फैसला आने का? जो मुस्लिम पक्ष की याचिका माननीय उच्च न्यायालय से निरस्त होगी और हमारे पक्ष में आदेश होगा, अवर न्यायालय का आदेश बहाल होगा, अवर न्यायालय अपनी कार्रवाई पर आगे बढ़ेगा। ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। दलील क्या रहेगी? दलील ये रहेगी, मुस्लिम पक्ष की दलील ये है कि मामला वर्सिफ एक्ट और वक्फ एक्ट से बार करता है। हमारा ये कहना है कि वर्सिफ एक्ट किसी मामले के जांच या सर्वे की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाती है और जांच और सर्वे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश से ही संभव है। जब तक न्यायालय में मामला लंबित नहीं रहेगा, वाद की सुनवाई नहीं होगी, तब तक पैमाइश, सर्वे और सच्चाई नहीं आ पाएगी। इसलिए वर्सिफ एक्ट किसी न्यायालयी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता है, सर्वे और पैमाइश की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता है, सच्चाई का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। केवल उसके वर्तमान 1947 में जो धार्मिक स्वरूप था उसके परिवर्तन पर रोक लगाता है, न कि जांच और सच्चाई, सर्वे, ASI सर्वे, वैज्ञानिक सर्वे, इस तरह की किसी प्रक्रिया पर वर्सिफ एक्ट रोक नहीं लगाता है। तो कल जौनपुर में भी कोर्ट की तारीख है, तो क्या मांग रहेगी आप लोगों की? कल हमारी मांग न्यायालय से यही रहेगी कि न्यायालय द्वारा पूर्व में पैमाइश का जो आदेश पारित किया गया है उसका अनुपालन माननीय न्यायालय पुलिस फोर्स की उपस्थिति में करावे। उसके लिए हमने माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट किया है, अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है और कल पूरी संभावना है कि उस एप्लीकेशन पर माननीय न्यायालय आदेश पारित करेगी। एक बार और टीम गई थी पैमाइश करने के लिए, लेकिन वहाँ लोग सहयोग नहीं किए। पूर्व में न्यायालय द्वारा पैमाइश का आदेश पारित किया गया था और माननीय मुंसिफ शहर की अदालत के आदेश के अनुपालन में अमीन महोदय, कमिश्नर की टीम और हमारे साथी अधिवक्ता महोदय
अटाला मस्जिद परिसर की पैमाइश करने के लिए गए हुए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण पैमाइश की कार्रवाई नहीं हो पाई और वापस अमीन महोदय के नेतृत्व में गई हुई टीम वापस आ गई और न्यायालय को आकर के रिपोर्ट किया कि बिना पुलिस बल के पैमाइश संभव नहीं है, क्योंकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय इसका ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। इसलिए पैमाइश पुलिस बल की उपस्थिति में कराने का आदेश पारित है। क्या लग रहा है कि वहाँ बवाल हो सकता है? जैसा कि इतिहास भी बताता है और अन्य मामलों में भी देखा जा चुका है कि मुस्लिम समाज इस मामले को लेकर के न्यायालय में कोऑपरेट नहीं कर रहा है और दंगा फसाद की स्थिति पैदा कर दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। इसलिए ऐसी पूरी उम्मीद है कि अगर बिना पुलिस बल के पैमाइश का प्रयास किया जाएगा तो स्थितियां घातक हो सकती हैं। इसलिए पुलिस बल की उपस्थिति में ही पैमाइश हो पाना संभव है। दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 2 में नगर पालिका ने गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए सस्ते सरकारी दर पर मंगल भवन का निर्माण कार्य कराया है। नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता की निधि से स्वीकृत इस भवन का लोकार्पण आज विधायक चेतराम अटामी ने किया है। यह भवन सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सस्ती दर पर उपलब्ध होगा, जिससे नगरवासियों को अब आयोजन में कोई परेशानी नहीं होगी। आज हमारे इस वार्ड में एक बहुत ही अच्छा मंगल भवन का लोकार्पण कार्यक्रम, उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है और ये यहाँ के वार्ड वासियों के सुविधा के लिए है। यहाँ पर हर प्रकार की कार्यक्रम होगा। ये नगर पालिका के द्वारा इसको निर्मित किया गया है और ये तो आज उद्घाटन कार्यक्रम है। कल हम सभी वार्ड में जाकर भूमि पूजन करने वाले हैं। हम चुनाव के पहले हमारे सरकार ने सभी नगरीय निकायों में जो राशि मिला है उससे सभी अभी टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है। कल हम जाकर भूमि पूजन करेंगे और बहुत जल्दी सारे वार्डों में कार्य बनकर तैयार हो जाएगा और नगर पालिका द्वारा हर वार्डों में इस प्रकार का भवन बन रहा है और इस भवन में कोई भी इस वार्ड वासियों के द्वारा शादी ब्याह कार्यक्रम, कोई सामाजिक कार्यक्रम, ऐसे हर प्रकार की कार्यक्रम यहाँ पर किया जा सकता है। अभी और काम चल रहा है, बाउंड्री काम चल रहा है, या शेड निर्माण होने वाला है और पीछे भी ऐसा शेड का निर्माण हो रहा है। ऐसा इस प्रकार नगर पालिका के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी कार्य है। लखनऊ में डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने प्रेस वार्ता कर चिन्हट क्षेत्र में हुई टप्पेबाजी की घटनाओं का खुलासा किया है। चिन्हट पुलिस ने टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जीजा साले शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से एक चेन, 4 अंगूठियां और 850 रुपये नकद और 3 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। डीसीपी शशांक सिंह ने इन अपराधियों को पकड़ने वाली चिन्हट पुलिस और सर्विलेंस टीम के प्रयासों की सराहना की और उन्हें 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की। चिन्हट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक टप्पेबाजी की घटना का जो है अनावरण हुआ है, क्या कुछ प्रकरण है? ये विगत कुछ दिनों में, पिछले माह में चिन्हट थाना क्षेत्र में 2 टप्पेबाजी की घटनाएं हुई थी, जिसमें लोगों जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया था कि 2-3 व्यक्ति आते हैं उनको और ज्योतिष और अन्य चीज़ों में, बातों में उलझा के उनके साथ टप्पेबाजी घटना कारित कर देते हैं। और इसको हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया था। इस पर 4 टीमों का हमारे द्वारा गठन किया गया था एसीपी विभूति खंड के नेतृत्व में, जिसमें हमारे पूर्वी जोन की क्राइम टीम थी और थाना चिन्हट से भी टीम थी। इसमें 2 घटनाएं, एक 5 अक्टूबर 2024 की घटना है, जिसमें पुष्पा पांडे नाम की एक महिला थी, जिनके साथ 2 व्यक्तियों ने ज्योतिष बन के टप्पेबाजी की घटना कारित कर दी थी, जिसमें उनका कुछ सामान चला गया था। इसी क्रम में 3 दिसंबर 2024 को भी वादी हैं नितेश मोहन, इनके साथ भी टप्पेबाजी की घटना थाना चिन्हट क्षेत्र में कारित हुई थी। हाँ, इसमें हम लोग काफ़ी टीमें जो अपनी लगाए हुए थे, क्योंकि मौके पर कोई ऐसी फुटेजेस नहीं मिल रही थी, तो पूरा इसमें मैनुअल डेवलपमेंट किया गया और मैनुअल डेवलपमेंट के आधार पर आज हमारे द्वारा इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें असलम पुत्र यार मोहम्मद, अकरम पुत्र यार मोहम्मद और अमजद अहमद पुत्र नसीर, ये तीनों बाराबंकी के रहने वाले हैं
और इसमें असलम और अकरम जो हैं वो सगे भाई हैं और जो अमजद है वो इनका रिश्ते से जीजा लगता है। असलम थोड़ा सा विकलांग है तो अपने लाचारी दिखा के लोगों से बातचीत करके उन्हें अपने बातों में लाता है, और जो बाकी लोग हैं ये खुद को कभी ज्योतिष बताते हैं, कभी जादू टोने वाला बताते हैं। इसमें एक व्यक्ति ज्योतिष बाबा की हरकत करता है, दूसरा व्यक्ति एक कोई पुराना भक्त बन के आता है कि आपकी बाबा जी की कृपा से हम पे कृपा हुई जिससे हमारा भला हुआ। ऐसे करके ये टप्पेबाजी की घटनाएं कारित करते हैं, जिनका आज हमारे द्वारा गिरफ्तारी करी गई है। इनके पास से 1 अदद चेन पीली धातु की, 4 अदद पीली धातु की अंगूठियाँ, 850 रुपये नगद और जमा तलाशी में 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इनको हमारे द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। लखनऊ में कहाँ रुकते हैं आकर ये लोग? ये बाराबंकी से आते हैं, घटना करके वहीं निकल जाते हैं। शराब के आदी हैं। गिरफ्तारी चिन्हट के पास से हुई है। ये कितने लोगों को अब तक अपना निशाना बना चुके हैं? अभी इनसे पूछताछ करी जा रही है, लेकिन जितना अभी प्रथम दृष्टया बातचीत से समझ आया कि ये हैबिचुअल हैं और ये अलग अलग जगह इन्हें जहाँ भी कोई भी ऐसा कमज़ोर टारगेट मिलता है, कोई महिला या बुजुर्ग या इस तरह का व्यक्ति मिलता है जिसे बातों में उलझा सकें, उनके साथ बहुत ही चालाकी से इस तरह की घटना कारित करते हैं और उनसे जो भी पाते हैं उसे शराब पीते हैं। शराब के बहुत आदी हैं ये। अच्छा, बाजारों में ये लोग जो जिस तरीके से घटना को कारित कर रहे हैं, बाजार एक भीड़ भाड़ वाली व्यवस्था है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ अकॉर्डिंग टू अवेयरनेस आप कुछ ऐसा कुछ मैसेज, कैसे लोग सुरक्षित रहें ऐसे लोग? बिल्कुल, ये जो टप्पेबाजी की घटनाएं होती हैं इसमें ये लोग अपनी बातों में लोगों को उलझा के इस तरह की घटना कारित करते हैं और मासूम पीड़ितों के साथ ऐसी घटना कर देते हैं। इसमें मेरा सबके लिए यही मैसेज रहेगा कि किसी की भी ऐसी बातों में मत आएं जब तक चीज़ों को खुद से वेरीफाई ना कर लें। डबल क्रॉस चेक करें। कोई आपको कुछ दे रहा है तो उसे ऐसे मत लें। कहीं को आपको अपना सामान रखने कह रहा है उसे मत रखें। यदि करना पड़ रहा है तो आपका परिचित होना चाहिए व्यक्ति और उसको भी डबल क्रॉस चेक कर लें, तभी करें। नहीं तो ऐसे चालाक लोग घूम रहे हैं जो टप्पेबाजी घटना करके आपका आर्थिक नुकसान करने के लिए तैयार है हमेशा। टप्पेबाजी एक अभी उस पर जाँच चल रही है। जैसा कि मैंने अभी बता दिया है, ये 2 इसमें सगे भाई हैं और एक इसमें जीजा है। 5 तारीख घटना और 2 तारीख घटना एक ही थाने की है, चिन्हट की? हाँ, ये चिन्हट थाना क्षेत्र की है। कुछ इनाम वगैरह की घोषणा है? मेरी तरफ से टीम को 10,000 का इनाम है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सोनिया गांधी का जीवन त्याग, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और देश का निर्माण त्याग और बलिदान की भावना से हुआ है। प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। आज ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम दिन है। हमारी नेता सोनिया जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग समर्पित किए हैं इसको। सांप्रदायिक सद्भाव और देश में जो नफ़रत की राजनीति हो रही है, ध्वंस की राजनीति हो रही है, उसके बरक्स हम लोग एक नई जो सृजनात्मक राजनीति हो सकती है, मोहब्बत की राजनीति हो सकती है, तो समर्पित है। और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही वो प्रेरणा स्रोत हैं कांग्रेस के लिए। उनका जीवन त्याग, सेवा, समर्पण, देशभक्ति का पूरा वो रहा है, जीता जागता उदाहरण है और उनसे प्रेरणा लेते हैं हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के। तो ये एक ख़ास दिन है हमारे लिए और इसको हम लोगों ने समर्पित किया। आप जानते हैं, आप जिस तरह के देश में राजनीति चल रही है, उस राजनीति में इस देश का जितना बुरा किया है, तो एक संदेश है हमारे देश के लोगों के लिए भी और हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, उल्लास है इस संदेश को ले जाने के लिए कि कैसे जो है राजनीति यहाँ तक आई है। हमारा देश जो है बहुत ही त्याग, समर्पण और बलिदान से बना है। इस देश की पूरी रवायत, तहजीब, सभ्यता, करुणा, इंसानियत, तो सब पे हमले हो रहे हैं इस समय। तो एक अवसर है जिसको इस माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। आप जानते हैं कि रक्तदान, हमारे यहाँ कहा जाता है रक्तदान महादान है और रक्त ये बहुत वैसे लोगों के काम आता है। किसी को ऑपरेशन होता है, किसी को एक्सीडेंट होता है, तो सारी सीमाओं से ऊपर उठ के वो रक्त उस शरीर में जाता है, न जाति की, धर्म की, राष्ट्र की। तो एक बड़ा ये वो होता है, तो ये संदेश होता है कि रक्त सबका एक जैसा है। मतलब जो इंसान जाति से लोग हैं उनका रक्त एक जैसा है, उसमें कोई जो भेद है,
जो संकीर्णता है, जो किसी तरह की किसी सीमा में वो बाधा नहीं जा सकता है। तो इस माध्यम से एक संदेश है कि पूरे देश में ये बात समझ में आनी चाहिए। पूरे देश में चल रहा, हमारे पूरे प्रदेश के हर जिले में डोनेशन कैंप लगा हुआ है आज। पहले बदायूं था, दिल्ली की जामा मस्जिद पे उठाया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि इस देश में जो एक राजनीति चली है इस तरह की नफ़रत की, तोड़ने की, तो आप जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी ने इस राजनीति के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये सब शुरुआत की, तो जिसके माध्यम से हम हमारे देश के पूरे निर्माण के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि कैसे देश बना है। और इसलिए मोहब्बत की उन्होंने बात की है, सृजनात्मकता, निर्माण की बात की है। तो ये एक संदेश देना है, इसके लिए काम करना है कि कोई इस तरह का अवसर आता है, तो जैसे आज का दिन है कि सोनिया जी का पूरा व्यक्तित्व, उनका जो त्याग और समर्पण की भावना रही है देश के प्रति, कितना मतलब उनके परिवार ने इस देश के लिए बलिदान जो दिया है, तो वो जो राजनीति है उनकी, जो आज की सत्ता जिनके पास में, तो उस राजनीति के बरक से एक मोहब्बत और निर्माण की राजनीति के लिए जिससे देश बना है दरअसल, तो वो बात है, वो बात इसके माध्यम से हम ले जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।